जब लोकतंत्र लागू हो रहा था, नेहरू जी और पंडित नेहरू और सरदार पटेल के आह्वान पर अपना सब कुछ देश को न्यौछावर कर दिया वापस के जनता को समर्पित जो भी साम्राज्य खड़ा किया था। और उस वक्त जो उनके किए हुए काम थे, वो काम आज भी याद किए जाते हैं, गीतों में गाए जाते हैं। जब भी कोई अच्छा काम किया जाए उसकी तारीफ होनी चाहिए। माता करनी की धरती है। आगे निकलते हैं तो रामदेव जी महाराज का आशीर्वाद सबको मिलता है कि रामदेव जी की, गोगा जी की, तेजा जी की धरती, महाराणा प्रताप और पन्नाधाय की धरती, भक्त मीरा की धरती। तो ऐसी स्पेशल धरती पर तो आप जानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में भक्तों के, शक्ति के, सूरमाओं के, सबके इतिहास हमें देखने को मिलते हैं। मैं बीकानेर आया, मेरे पारिवारिक फंक्शन में हमारे भाई सचिंदर सिंह जी की बच्ची का रिश्ता यहाँ पर हुआ है, उसमें आया था। मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक बात आप तय कर लीजिए, हमारे सरकार को 4 साल पूरे होने को आए, 1.25 साल बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि वक्त आ गया जब पूरे देश में, पूरी स्टेट में लोगों को ये तय करना पड़ेगा, सिर्फ पार्टियों से बंध कर पार नहीं पड़ेगी कि आप पार्टियों से, कोई कहता है मैं कांग्रेस का हूं, कोई बीजेपी का हूं, कोई कहता है मैं सपा का हूं, बसपा का हूं, इससे पार नहीं पड़ेगी। सब तिरंगे के रहे, मैं हिंदुस्तान का हूं और दोनों पार्टियों को तोलूंगा तराजू में रख के। कांग्रेस की सरकार के काम, बीजेपी की सरकार के काम, और क्लियर है मैंडेट केंद्र में सब कुछ। राजस्थान के 25 MP बीजेपी को दे दिए, 25 MP जीत कर गए। बीजेपी ने कहा हमको 25 MP दे दो, हमको हिंदुस्तान दे दो, केंद्र सरकार दे दो, ना तो पेट्रोल डीजल की मार होगी, सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया, हमें हिंदुस्तान दो, एक मौका और दो, एक मौका और दो। अच्छे दिन लेकर आएंगे, 15 लाख देंगे, नोटबंदी कर दी, 50 दिन दे दो, देश बदल देंगे। उसके बाद फिर वादा किया हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। एक भी वादा केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया। और केंद्र सरकार जिस धारा 370 को लेकर मुद्दा बनाती है, वो हालात आपने देख लिए। रोज पंडित वहां से पलायन कर रहे हैं, पंडितों की हत्याएं हो रही है। आपको बताए धारा 370 का इतिहास आप मेरे से सुनिए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध चालू हो गया और हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए, तब पाकिस्तान की कबायली सेनाओं ने कश्मीर पर हमला कर दिया। कबायली आगे बढ़ रहे थे, तब वहां के मंत्री शेख अब्दुल्ला ने राजा हरि सिंह, जो राजस्थान से नरेना से उठकर गए, राजा हरि सिंह बड़े जिद्दी थे। कौन है कश्मीर का राजा? आज भी कश्मीर का राजा, जैसे बीकानेर के गंगा सिंह जी के पूर्वज हैं, वैसे कश्मीर के राजा इस वक्त डॉक्टर करण सिंह हैं, जो हरि सिंह जी के बेटे हैं, जो पहले राजप्रमुख बने कश्मीर के। उस वक्त वो 18-19 वर्ष के ही थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। कश्मीर की जब फौजें कश्मीर में आगे बढ़ रही थी पाकिस्तान की, तो मंत्री शेख अब्दुल्ला ने राजा हरि सिंह से कहा कि हरि सिंह जी, आप तो राजपूत राजा हैं, बड़े बहादुर हैं, मैं आपकी बहादुरी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन यदि ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो कश्मीर की आपके महल तक आ जाएगी फौजें पाकिस्तान की। तो बोले क्या करें? बोले आप पंडित नेहरू से बात करो, हिंदुस्तान की फौजों को यहाँ बुलाओ जो पाकिस्तान की फौजों से मुकाबला करें। तो राजा हरि सिंह ने जब पंडित नेहरू से बात की, तो राजा हरि सिंह से पंडित नेहरू ने कहा कि भैया ये जो कश्मीर है हिंदुस्तान में आप शामिल करो, क्योंकि आप तो कहते हो हमारा कश्मीर अलग है। अंग्रेजों के टाइम पे भी कश्मीर के राजा कश्मीर को अलग मानते थे, समझ गया? कहते थे मेरा कश्मीर अलग है, मैं हिंदुस्तान में शामिल नहीं हूं, कि आप हिंदुस्तान में शामिल करो। तो कुछ शर्तों पर वो मान गए कि भाई ठीक है, हम धारा अलग से अधिकार देते हैं, आपकी जमीनें बाकी कोई आकर नहीं खरीदेगा। ये तो शर्त हुई उसमें 370 का मतलब, बाहर का आदमी आके कश्मीर की जमीनें नहीं खरीदेगा। तो वहां पंडित की जमीनें, माइनॉरिटीज की जमीनें, राजपूतों की जमीनें जिनकी भी थी, वो वहां के लोग ही खरीद सकते थे, बाहर का आदमी नहीं खरीद सकता था। यही तो धारा 370 है। तो पंडित नेहरू को सरदार पटेल ने कहा कि ये मौके की नजाकत है, अभी कश्मीर की हमें मदद करनी पड़ेगी, नहीं पाकिस्तान घुस जाएगा। तो अब फैसला हुआ, भारत सरकार ने फैसला लिया पंडित नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है धारा 370 लागू कर दो। और तब उन्होंने कहा आज तो मेरे कश्मीर आ रहा है, मेरे नजदीक, हमारे दिल का टुकड़ा है, कल ये धारा 370 घिस घिस कर खत्म हो जाएगी। तब पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, तब पंडित नेहरू के मन में था देश बनना चाहिए, भारत बनना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। तब उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खुद के मंत्रिमंडल में, जनसंघ के RSS के संस्थापक, जिसके लिए नारा लगाते हैं ये, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चुनाव हार गए थे, जमानत जब्त हो गई थी, तो उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। सोच बड़ी थी। ये मुद्दा बनाते हैं 370 को, आप मुद्दा बनाते हो तो आप वो वादे तो पूरे करो
इस देश में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये तो कांग्रेस की सरकार ने दिए जब यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। आप तो मुझे इस सरकार के दो काम बता दो जो इन्होंने दिया है। जीएसटी, सही कहते हैं राहुल गांधी जी, गब्बर सिंह टैक्स। वो टैक्स किस पे लगा? आटे, दाल, चावल, नमक, एजुकेशन, मेडिकल, कपड़ा, जूते, पराठे पर लगा दिया। अभी आपने तो 18%, 6-7 दिन पहले बोले पराठा नहीं खाने देंगे, तो खाने क्या दोगे? या तो अंग्रेजों ने आटे और नमक पर टैक्स लगाया या बीजेपी ने आटे और नमक पर टैक्स लगाया। बीजेपी का मुद्दा ये कि बीजेपी चाहती है, बीजेपी खुद के ऊपर बात नहीं करती, बीजेपी अपने कामों के बारे में बताए देश को कि केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में ये काम किए और हमने इतने वादे पूरे किए। जो हम हमारा रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार का, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हमने 85%, 80% वादे पूरे कर दिए, तो मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी क्यों नहीं करते? आपको ऊपर से उतर कर तोड़ना है हो तो आप भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करो, बताओ आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपने लोगों को जीएसटी दी, नोटबंदी दी, नोटबंदी के बाद बिखरी हुई अर्थव्यवस्था दी, लोगों के हालात खराब है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, कांग्रेस बीजेपी दोनों अपनी जगह है, अब दोनों के काम की तुलना होनी चाहिए। कांग्रेस काम करके वोट मांगती है, बीजेपी झूठ बोलकर वोट मांगती है। बीजेपी अपना झूठ बेचना चाहती है, हम हमारे काम के आधार पर हमारा काम बेचकर हम वोट मांगना चाहते हैं। ये अंतर दोनों पार्टियों में। वक्त आ गया, इस देश में डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी जब काम का आकलन होगा। इस वक्त काम का आकलन नहीं हो रहा है, माहौल क्रिएट किया जाता है। बार बार ये कहते हैं रामनवमी पर जुलूस नहीं निकालने दिया। अरे भैया किसने नहीं निकालने दिया? हम तो खुद ही राम के वंशज हैं, कौन रोक रहा है? रामनवमी पे भी जुलूस निकले, हर चीज पे जुलूस निकले, गणेश जी का भी जुलूस निकलता, सब होगा। लेकिन ये अचानक राम के जो ठेकेदार बन गए, 75 वर्ष में देश की आजादी। कितने वर्ष? 75 वर्षों से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 40 वर्षों से बीजेपी लड़ रही है। आप मुझे बताओ 75 वर्षों का ही है क्या भारत? भारत तो सतयुग में भी था, सतयुग के बाद त्रेता आए, त्रेता में भगवान राम आ गए थे, और भगवान राम के बाद द्वापर में भगवान कृष्ण आए। अब ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में ये कहते हैं कि ये जो राम जी है हमारे हैं, तो तुम्हारे कैसे? राम जी तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। अमेरिका में पशु पक्षी समुद्र सब भगवान राम से, ये ब्रह्मांड ही भगवान राम से है। तो तुम राम को छोटा करने में क्यों लगे हुए हो? राम तो बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे। इसलिए राम के बारे में बात करना आसान है, राम के सिद्धांतों पर चलना मुश्किल है। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। जो जन कल्याण और विकास के रास्ते पर चलेगा वो राम राज्य के रास्ते पर चलेगा। बीजेपी रोज कहती है कांग्रेस के घर में ये हो गया, कांग्रेस के घर में वो हो गया। अरे तुम्हारे घर में क्या चल रहा हो तो बताओ, तुम्हारे काम बताओ, तुम्हारे घर की हालत बताओ। 25 MP कहाँ है? 4 तुम्हारे केंद्रीय मंत्री हमने दे दी, उन्होंने क्या काम किया? राजस्थान को क्या दिलाया, क्या दिया राजस्थान को, ये तो बताना पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, क्रूड ऑयल के दाम 80 से 90 डॉलर के ऊपर आगे, 80-90 डॉलर प्रति बैरल है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 130 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल के दाम, लेकिन टैक्स 2.5 रुपए और 6-7 रुपए था, इसलिए 70 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा था। आज क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, तब ज्यादा थे तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, तब जब ज्यादा थे तब कम था पेट्रोल का दाम। 2014 में जितने टैक्स थे राजस्थान की सरकार के, बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं प्रेस को कि भाई इन्होंने तैयार, भैया हमने टैक्स नहीं लगाया। काका जी, तुम्हारी सरकार, वसुंधरा जी, तुम्हारी बुआ जी की सरकार में भी राजस्थान में जितना टैक्स रहा पेट्रोल डीजल में, उतना ही टैक्स अभी है। झूठ तो मत बोलो, झूठ ही झूठ बोलते हैं दिन भर। काम बताओ, केंद्र सरकार ने जो वादे किए वो पूरे किए क्या? आपके 25 MP ने क्या किया? हमारे काम तो बोलते हैं। 10 लाख तक का चिरंजीवी बीमा योजना में इलाज फ्री है प्राइवेट अस्पतालों, और सरकारी में तो करोड़ों का इलाज फ्री है। कोई दवाई ले लो, CT स्कैन, MRI, कुछ भी करा लो, सब कुछ फ्री। पहला मॉडल स्टेट है पूरी दुनिया में। 50 यूनिट तक अभी बिजली फ्री कर दी। किसानों को 12,000 रुपए साल के मिलते हैं अलग से। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है। तीर्थ यात्रा के लिए ये इनकी योजना नहीं, हमारी योजना अभी भी लेकर जाते हैं लोगों को सब जगह। तो काम पर तुलना, मैं लोगों को हमेशा कहता हूं, आप कांग्रेस बीजेपी के गुलाम मत बनो, कट्टर मत बनो। आप तो तिरंगे के गुलाम बनो भारत के, कि हम तो तिरंगे को अपना धर्म मानते हैं। दोनों पार्टियों को तोलेंगे, देखेंगे, परखेंगे, जो काम करेगा हमारा हम उसका साथ देंगे।
तो डेमोक्रेसी अपने आप मजबूत हो जाएगी। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है। और मेरा ये मानना है कि जो राजस्थान की बीजेपी की हालत है, बीजेपी की वल्लभ नगर में जमानत जब्त हुई, मैं खुद वहाँ प्रभारी था, दरियावद में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही, नगर निगम पंचायत अधिकतर चुनाव में राजस्थान में ओवरऑल हम जीते। और इन चुनाव में भी आप देख लेना 2023 में बीजेपी राजस्थान का चुनाव हारी। हमारा काम बोलता है घर घर में जगह जगह। अभी हमने ग्रामीण ओलंपिक कराए, आप पता कर लेना ग्रामीण इलाकों इतना जबरदस्त सफल हुआ है। लोगों की जो 30 लाख लोगों ने एंट्री कराई, 10 लाख महिलाओं ने एंट्री कराई और जबरदस्त उत्साह पूरे राजस्थान में। अब चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी कि पूरे राजस्थान में शहरी ओलंपिक भी कराएंगे। और अभी बड़ा कानून हमने लागू किया, जैसे देश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, वैसे हमने शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू किया। उसमें एक बेरोजगार को कुछ तो मिलेगा हक, जो अप्लाई करेगा उसको अलग अलग काम उसमें दिए हैं, वो काम उसको उस कैटेगरी में देने पड़ेंगे। और रोजगार गारंटी का कानून लागू करने वाला भी राजस्थान देश में दुनिया में पहला राज्य बना। सर, आपने कहा स्टेट मॉडल बन गया, राष्ट्र में संजीवनी जैसी योजना बेहतर योजना है, उनकी बात यह मतदाता नहीं समझ पा रही। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स की कमी नहीं है, अच्छे लीडर्स, वो भी एक अच्छी लीडर। और दिया मदेना जब बोलती है तो योजनाओं के ऊपर उनका हर संदेश अच्छा है। उनका जो भी बयान आ रहा है, मैंने सारे बयान सुने, एक भी बयान दिया मदेना कांग्रेस के खिलाफ नहीं देते, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं देते। पॉलिटिकल एक घर है कांग्रेस पार्टी की, एक सरकार है जिसमें वो भी हमारे सरकार की प्रतिनिधि है, कांग्रेस की प्रतिनिधि, वो उनका हक है। वो किसी मंत्री के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर सकती है, किसी एमएलए के खिलाफ भी नाराजगी व्यक्त कर सकती है, वो उनका अधिकार है। डेमोक्रेसी में एक सजग प्रहरी जब भी अपनी बात उठाए तो उसका हमें पॉजिटिव पक्ष भी देखना चाहिए। वो यूथ लीडर है और युवा नेता इस तरह के जब होते हैं तो वो अपनी आवाज उठाते हैं, उस आवाज को हमें पॉजिटिव तरीके से देखना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने, जब मैं निकर पहनता था, तो क्या इसका मतलब आज मैं प्रताप सिंह खतरेवाल से अगर वो बीताने आए हैं तो सवाल जवाब करता हूँ बतौर पत्रकार, तो क्या वो गलत तरीका, ये मेरी योग्यता का पैमाना है? आपको सब अधिकार है, लेकिन आप सीधे बात कीजिए। आप जैसे पत्रकार में रोज बात, आप दूसरे बताइए, आपकी बात समझ आ रहा है। वो पुराने हो गई बातें, छोड़िए, अब और कोई बोलिए। प्रताप जी, जो था वो पुराने हो गए, इस्तीफा दे चुके हैं आप, मंत्री हैं अभी भी। एक बात ध्यान रखें, कांग्रेस पार्टी के जो अंदर चला इस्तीफे और ये प्रकरण सारे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दिल्ली गए, सोनिया गांधी जी से मिले, उसके बाद सचिन पायलट जी भी राजस्थान आए, मेरी उनकी भी मुलाकात, ये सब बातें उन पर बहुत डिस्कस हुई और अधिकतर आपके सामने है। बीजेपी ने एक सवाल खड़ा किया लीगल, और बीजेपी कहती है कि साहब ये लीगली ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, अपनी अपीयरेंस, अपनी मौजूदगी कैसे दर्शाएं, यही काम बाकी रह गया। सर, ये कहा गया कि एक मिनट मैं बोलूं उसके बाद आप बोलो, बिल्कुल आप बोल रहे हैं, रोज को काम और पत्रकारों बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब सवाल चल रहे थे तो आप मुझे बताओ, बीजेपी जब गई के साथ ये इस्तीफे मंजूर कर लिए जाए इनके, और इनको तो रहने का हक नहीं है, तो बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट जनता ने दिया 5 साल का, 5 साल सरकार पूरे करेगी और बीजेपी वालों के सीने पर चढ़कर 1.25 साल सरकार और चलाएंगे और 1.25 साल बाद इनको हराकर फिर जीत कराएंगे। और ये सुन लेना, बीजेपी जो डायलॉगबाजी कर रही है, बीजेपी कुछ भी कर ले, बीजेपी के पास कुछ नहीं है जबानी जमा खर्च के अलावा। इनके घर में इनकी बुआजी घूम रही है, मंदिर घूम रही है, वो हमारा इलाज करने के लिए नहीं, इनका इलाज करने के लिए घूम रही है। अंदर खाते वो इनका इलाज, वो प्रार्थना करे तो इनका इलाज करने के लिए कर रही है ना, कि ये मेरे से भी बड़े हो गए। तो ये जो हालात क्रिएट हुए, हमने जो किया वो तो सबके सामने है। वो तो अब अच्छा, फिर वो सीपी जोशी जी क्या जाके कहते हैं आप इनके इस्तीफे मंजूर कर दो, ये तो बात आप कहना चाहते हो। अब हमारे इस्तीफे मंजूर होंगे नहीं होंगे ये हम जाने, सीपी जोशी जी जाने, कांग्रेस जाने, फिर भी यदि वो चाहते हैं मंजूर कराना, गवर्नर साहब के पास जाए, कोर्ट में जाए, कोई उनके पास लीगली कुछ है तो वो करे। वो कहते हैं आप मंजूर कर लो। वहां अमित शाह जी जाते हैं जोधपुर में, आपने देखा होगा, हमारे कुर्सी खाली कर दो, तेरे दादू सन दी है कुर्सी, कौन है आप, कौन है कुर्सी मांगने वाले? ऐसे मांगने से कुर्सियां मिलती है क्या? चुनाव के बाद कुर्सी मिलती है। इसलिए ये जो डायलॉग बीजेपी वाले करते हैं,
बीजेपी को तो मैं इतना कह रहा हूं, अपना काम बता दे और ये बता दे कि सावन के महीने में पापियों तुमने आटे, नमक, दाल और चावल पर टैक्स क्यों लगाया? सावन के महीने में तो लोग भोलेनाथ के जल चढ़ाते हैं, तुम तो बहुत बड़े भक्त बनते हो, नाटक करते हो भक्ति का, तो तब आटे दाल पे कैसे लगाया तुमने टैक्स? ही बताओ। नहीं, ये नैतिक साहस कैसे मिलता है कि आपसे जबरदस्ती तो इस्तीफा दिलवाया नहीं किसी ने? आप बताओ जब सारों उसी को आप बीकानेर की प्रेस में बैठ बीजेपी ये कह रही है कि उन्होंने इस्तीफे दिए ही नहीं। हमारा सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने इस्तीफे दिए थे या कांग्रेस ने इस्तीफे दिए थे? एक बात बताइए, नहीं, सीधा अरे आप छोड़िए, सीधे यार, सीधे कुरकुर पूछ लिया सीधा देश के भाई। ऐसा है, कौन कौन सीधे पूछते हैं? आपने मेरी रोज बहस देखते हो, ऐसा है सीधे सीधे जवाब। मैं उस वक्त सीपी जोशी जी के घर के सामने मेरी पुरानी बाइक देखा, रोज नहीं दिए जाते हैं हर मुद्दे पर जवाब, मैं दे चुका हूँ। वो पूरा हंगामा लोगों ने देखा है, एमएलए उतरते हुए देखा है। मैं ही प्रेस को लीड कर रहा था, मैं प्रेस से भागा नहीं, मेरा घर वहीं तो है, मैं कहाँ भागूंगा? मैं सिविल लाइन से एमएलए हूँ, वहाँ मेरे नारे भी लग रहे थे, मैंने मना भी अरे रहवा दो यार, तुम बाल गुड़ो कर दिया। और मैंने वहाँ सब खुल के बोला हमने क्या क्या किया। लेकिन वेणुगोपाल जी हमारे संगठन महासचिव हैं, आप भी चाहोगे मैं राजनीति में आगे बढ़ूँ, आप तो ना चाहोगे मैं डाउन हूँ, आप भी मेरे घर के लोग हो, परिवार के लोग हो। वेणुगोपाल जी का एक स्टेटमेंट आ गया कि अब इस कंट्रोवर्सी पे कोई बयान नहीं देगा, तो कंट्रोवर्सी पे बयान नहीं देने में मेरे लिए भी ठीक है, चलने दो। ये तो कंट्रोवर्सी नहीं है ना सर, सीधी सीधी बात है, इस्तीफे दिए थे या नहीं दिए थे? अब पुरानी हो गई बात, तो आ चुका है। चलो, अब जो आप वाक पटुता के लिए जानते हैं, प्रवक्ता आप रहे हैं, अपनी बात को ऊंची आवाज में लाउडली कहना आपकी खासियत है। आप कह रहे हैं गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हम वापिस 1.25 साल बाद में बीजेपी की छाती पर पैर रख के 1.25 साल काम करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। पर इस 5 साल के पूरे टेन्योर की जो बात करें, अब तक जो 4 साल का हुआ है, उसमें घटनाक्रम बहुत हुए, फिल्म में कहीं चली। अशोक चांदना लिख देते हैं मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पर, दुष्यंत सिंह भरतपुर में सड़कों को लेकर कह देते हैं, 35 दिन सरकार होटलों में रह जाती है। तो जनता से आप किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? तो आपने बहुत जोरदार बात की, ये जो हालात हुए ना, तो जनता हमारे साथ खड़ी है। जनता तो खुद ये कहती है कि विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। आप बात करिए, जब कोई आदमी अस्पताल में जाता है तो बड़े ठाट से दवाई लेकर आता है, सीटी स्कैन एमआरआई करवा के आता है, तो जनता तो खुश है। घर घर में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन पहुंच रही है। कोरोना का मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त हुआ। जनता तो ये जानती है कितनी लड़ाई लड़ी। इस लड़ाइयों के बीच में जब हम लड़ रहे थे तभी जनता हमारे साथ खड़ी थी। आज मैं आपसे इन विपरीत परिस्थितियों में जो ये कहते हैं, मुझे जो किसी ज्योतिषी ने कहा कि जब ये सरकार आपकी शपथ ले रही थी, तब मुझे उसके दूसरे तीसरे दिन किसी ने कहा साहब ये सरकार पूरे 5 साल करेगी लेकिन इसमें बड़े झंझावत चलेंगे। तो इस देश में धर्म भी कोई चीज है। अब हमने कौन सी घड़ी में शपथ ली? वो घड़ी ऐसी थी कि उसके बाद 5 साल तक जनता के काम तो खूब हो रहे हैं, लेकिन हम रोज उलझन में उलझे रहते हैं। इन मुसीबतों से निकलकर जो कांग्रेस की लीडरशिप आगे आएगी, कि मान लेना वो राजस्थान के हित में मजबूती से काम करेगी। लीडरशिप नहीं आएगी क्या? अब लीडरशिप तो मैं पुराना हूँ नहीं यार, मुझे आप ये बताइए, आपको मैं लीडर दिखाई नहीं देता क्या? तो यार मैंने भी मानो थे। सीएम का दावेदार है क्या? एक बात बताइए, इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी है? मैं कह रहा हूँ मेरे गांव चले जाओ खाचरियावाद, वहां जाके कोई किसी के, तो हर आदमी चाहता है कि मुझे रोज प्रमोशन मिले। आज तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, अभी आप उनको रहने दो, अभी कोई ज्यादा झंझट नहीं है, झगड़ा नहीं है। और यदि कुछ भी पार्टी में होता है तो पार्टी का नेतृत्व तय करता है, और पार्टी का नेतृत्व खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, तमाम देश की कांग्रेस कब क्या फैसले लेती है वो हमेशा डेमोक्रेटिक रूल्स रेगुलेशन कांग्रेस ने देश में लागू किए। तो डेमोक्रेटिक रूल्स रेगुलेशन के अनुसार जो भी फैसला कांग्रेस के हित में होता है वो लिया जाता है। आज राजस्थान की जनता ये चाहती है कि जो कांग्रेस की पॉलिसीज है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, काम हो रहा है, इसलिए तो बीजेपी को कुछ नहीं दिखता। राजस्थान एकमात्र स्टेट है जब बीजेपी का षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ, एकमात्र। बीजेपी तो चाहती है बस ये ऐसा हो गया, इस्तीफा हो गया, कि हमारा दिमाग खराब है कि हम पत्थर उठा के अपना सर फोड़ लेंगे, सरकार गिरा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। अशोक गहलोत का जो शर है वो तो प्रताप सिंह खचेरियावास की तरफ की, वो बार-बार कहते हैं कि रगड़ाई होनी चाहिए, रगड़े। आप तो कहते हैं राजस्थान का रोड मास्टर है, वो रगड़ाई तो आपकी शिवसेना होगी। हाँ हुई है ना, तो आपको बनाना चाह रहे हैं। ऐसा है कि अशोक गहलोत जी सीनियर कांग्रेस लीडर, हम देखा जाए तो हम तो बच्चे हैं ना पॉलिटिक्स में उनके सामने। रगड़ाई हुई ना। मेरी बात सुनो, गहलोत साहब ये कहते हुए अच्छे लगते हैं, वो बहुत सीनियर है, आपको भी वो अच्छे लगेंगे। अभी मैं फालतू की बातें कर, आप भी यार प्रताप सिंह के मुंह से बातें शोभा नहीं देती। आप क्या, आप यंग हो खुद,
यार प्रताप सिंह ने मुझे अच्छी, मतलब छोटी बात मेरे मुंह से आपको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा रगड़ाई, हमारे तो हाथ ही नहीं जुड़ते यार, ये तो कचड़ा पड़ा है, आंदोलन भी तो गए हुए हाथ हैं। तो हमने खूब लड़ाई लड़ी। हर नौजवान बुजुर्ग सबका अपना सम्मान है। गहलोत साहब कोई बयान देते हैं उसके भी अपने भी मायने होते हैं, तो उनके बयान का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये वक्त इस बात का नहीं है कि हम बयानों पे टकराव पैदा करते रहे। ये वक्त तो कांग्रेस, अब सुन लो आप, कड़वी बात कह रहे हैं, ये वक्त कांग्रेस के नेताओं में टकराव का नहीं है। पूरी कांग्रेस एक होकर और आगे बढ़े। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा इतनी सफल हो रही है, उम्मीद से ज्यादा लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में फिर लौट कर आए और बीजेपी को जवाब दे। लोग हमें लड़ते हुए नहीं देखना चाहते। अरे सर, लोकेंद्र जी ये कह रहे हैं कि युवा की बात होती है तो एक नेता का नाम चलता है, प्रताप सिंह काचरियावास, दिया मदेरणा, इनके नाम भी चलने चाहिए। दूसरा इसमें सवाल मैं जोड़ रहा हूँ, आपके पुराने मित्र ने 15 दिन लगा दिया आपसे घर आकर मिलने में, इसको कैसे देख रहे हैं? ऐसा है, देखो एक बात सुनिए, मेरे घर आए और उनके मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे। मैं जब जिलाध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष थे, हमने मिलकर सारे आंदोलन किए। कांग्रेस एक परिवार है और कहीं हम एक दूसरे से मिलते हैं तो मान कर चलना, उससे भी अच्छे रास्ते बनते हैं तो उससे कांग्रेस बनती है। क्या बात हुई है? आप राजस्थान की मान मर्यादा स्वाभिमान की धरती है। यदि कोई किसी के घर आ जाए राजस्थान की धरती पर तो उसके बाद तो आप जानते हैं सब अच्छा ही होता है। प्रताप जी, ये कौन फैला रहा है कि वो उत्तर प्रदेश से बाहरी है? ये कौन फैला रहा है? ये बातें आई नहीं क्यों भारत धर्मेंद्र राठौड़ मिलने गए, महेश जोशी मिलने गए, आपके धारीवाल जी मिलने गए, 3 मंत्री मिलने गए, वहाँ से बाकी मंत्रिमंडल क्यों नहीं गया मिलने? अब जाएंगे हम सब। खड़गे साहब जिस दिन जयपुर आए थे, जिस दिन ये सारा प्रकरण हुआ, उस दिन मैं खुद तनोट माता जी से जब सीएम साहब के साथ आए थे, मैं और डोटासरा जी, हम दोनों डायरेक्ट जा रहे थे पहले होटल। तो डोटासरा जी पहले चले गए, मैं घर गया, मेरी तबीयत ढीली हो रही थी। वापस आके मैं पहले माकन साहब से मिला, फिर माकन साहब मुझे लेकर गए खड़गे साहब से मिलाया। खड़गे साहब से पहली बार मैं वहीं मिला था, होटल मेरियट में जयपुर में। अब खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मैं तो पहली बार, अब दूसरी बार उनको, मैं भी जब दिल्ली जाऊंगा तो बधाई देने जाऊंगा। मैं माफी की उम्मीद कर रहे हैं? देखो ये सारा मामला, अब ये सारा मामला, ये पार्टी नेतृत्व जो है, ये हमारे परिवार का नेतृत्व, ये सब परिवार के मामले हैं। अब इन मुद्दों पर क्या है कि इस वक्त बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं प्रताप सिंह बोले, ध्यान दो आप बात समझना, मेरे मित्र हैं। अब प्रताप सिंह बोले, तलवार निकाल के बोले, हाल मैं भी समझदार हूँ, ज्यादा माथा कोड़ी पढ़ने को नहीं बड़ा बताओ, सारी माथा कोड़ी माफी कराओ लागे। बड़ा दिल खड़गे साहब को दिखाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए बागियों को। खाद्य आपूर्ति मंत्री से सवाल है, आप अक्सर क्या अफसरशाही पर हंटर लगाते रहते हैं। एनएफएसए की बात करें, राजस्थान में एक आंकड़ा आया था कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले, 27,000 सरकारी कर्मचारी जो है वो 2 रुपए किलो का गेहूं खा रहे हैं। अलग अलग अभी हमने, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमने, आप ये मानकर चलना, 80 करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं। 80 करोड़ रुपए वसूल किए हमने और 100 करोड़ पे जाएगा आंकड़ा। और हमने उनके नाम भी हटा दिए, उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, नाम हटा रहे हैं, पैसे वसूल कर रहे हैं। राजस्थान पहला स्टेट है जो गलत ढंग से एनएफएसए का सरकारी कर्मचारी गेहूं उठा रहे हैं, उनके नाम हट रहे हैं। यही कारण है कि हमने भी हमारा पोर्टल खोल दिया। भारत सरकार एक जगह गड़बड़ कर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमें गेहूं दे रही है 4 करोड़ 46 लाख लोगों का। हमने कहा भाई साहब आज की जनगणना से दे दो तो गेहूं बढ़ जाएगा, और गेहूं बढ़ जाएगा तो हमें फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, जनता को मिलेगा। अब हमने पोर्टल खोल दिया, लोगों ने अप्लाई किया पोर्टल पे। मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, वो हमने स्क्रूटनिंग चालू कर दी। जल्दी जिन लोगों ने अप्लाई किया है, मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, जल्दी उन लोगों को, भाई जो गेहूं मांग रहा है उसको तो गेहूं देंगे। खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून का मतलब क्या है कांग्रेस की सरकार में? जो भी गेहूं मांगे उसको दो। उसका अर्थ ये है, भारत सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार गेहूं हमारा रोक नहीं सकती। यदि कोई नया जुड़ रहा है उसको गेहूं दो, उसमें क्या करेगी? आपके पास भारत सरकार है ना, भारत सरकार का रूल है। आप रूल को नहीं मान रहे तो आप लोकसभा में बिल ला के खत्म कर दो कानून। आप कानून खत्म नहीं कर सकते, तो आप हमारी आज की जनगणना के अनुसार हमें गेहूं दो, हर राज्य को गेहूं है। आप अलग से प्रधानमंत्री के नाम पर अभी गेहूं दे रहे हो, वो बीच में रुक गया था, वापस आपने चालू कर दिया। तो इसी गेहूं को आप कोटा बढ़ा दोगे और लोगों को जोड़ोगे तो लोगों को गेहूं मिल पाएगा। ये बड़ी योजना है और मैं आपको भरोसा देता हूँ, इसमें जो पोर्टल में नाम जुड़े आपको जल्दी देखने में मिलेंगे। वो आपके प्रॉमिस है मेरा, एक भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हम लगे हुए हैं,
कई सरकारी, हमने एक और कहा सरकारी कर्मचारी को सजा नहीं होगी, आप अपना नाम हटा लो और पैसे जमा करा दो। तो वो चल रहा है। हम 80% लोगों के नाम काट चुके हैं, 80-90 मेरे को मान रहा है 100% कर दिया हमने, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। हम लगे हुए, इसमें बड़ी टीमें लगी हुई, हम कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं नड्डा बैठक ले रहे हैं आज, कोर कमेटी की बैठक है और राजस्थान के मसले पर भी चर्चा है। माथुर जी ने नाराजगी जता दी है, प्रताप सिंह जी कुछ कहेंगे भी कांग्रेस वाले मसले पर भाजपा, क्योंकि जेपी नड्डा जी, ओमजी माथुर साहब, वसुंधरा जी, सतीश पूनिया जी, राठौड़ साहब, गुलाब चंद कटारिया जी, और यहाँ पे अब क्या है कि नया काम शुरू हो गया। जगदीप धनखड़ जी तो बन गए उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष बन गए ओम बिरला जी। तो इन दोनों का भी इन सबको ध्यान रखना चाहिए। अभी क्या राजनीति में कंपटीशन बहुत चल रहा है। बीजेपी में क्या है कि ये तो मानना पड़ेगा, जब वसुंधरा जी थी तो ये सब कोई नहीं कर रहे थे, अब की बार इनको सबको इन्होंने ये माहौल बनाया है। तो साहब वसुंधरा जी कहीं नहीं है, हमारे में से ही कोई आएगा। तो हर आदमी मुख्यमंत्री पद का दावेदार सर, और होना भी चाहिए। कांग्रेस में भी सचिन पायलट दावेदार बने हुए हैं, आपने सिरे से खारिज कर दिया था उनकी जो दावेदारी को। अब क्या वो दावेदारी करें तो उसको स्वीकारिता देंगे आप? अब ये सवाल पे तो मैं बोल चुका हूँ, अब बताओ। प्रताप जी, आप मिसमैनेज मानने को तैयार नहीं है। गेहूं नहीं मिलता था आपके तो नरेंद्र मोदी नहीं दे रहा, बिजली नहीं मिलती तो आपके नहीं, गेहूं दे रहे ना हम आपको, गेहूं पे क्लियर कर दो, आप गलत से। आप इस बात को समझिए, 4 करोड़ 46 लाख लोगों का गेहूं राजस्थान में आता है। ये सवाल मोदी जी और अशोक गहलोत जी का नहीं। आप जैसे मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, छोड़ो बात बीजेपी कांग्रेस, मैं एक कानून पे आ रहा हूँ, कानून पे, भारत सरकार का कानून। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आप इसको बीजेपी कांग्रेस में बांट रहे हो। मैं खुले दिमाग का आदमी हूँ, मैं आज कह रहा हूँ आपसे खुल के, बीजेपी कार्यालय में मेरे से बहस कर देंगे। और हमारे घोषणा पत्र को आप लेके बैठ जाओ, प्रेस वाले, हमारे घोषणा पत्र, मेरी गारंटी है मैं इस्तीफा दे दूँ। हमारे घोषणा पत्र को आप लेके बैठो, राजस्थान का 11 पत्रकार राहुल साहब से तय कर लीजिए, 5 ढूंढ लिया। सुनो 5 उनके ले लेते हैं पत्रकार, बहस कराओ यार। केंद्र सरकार का भी घोषणा पत्र है और यहाँ कांग्रेस की सरकार का भी घोषणा पत्र। हमने जो वादे पूरे नहीं किए उसके लिए हम माफी मांगेंगे, इन्होंने जो नहीं किया उसके लिए वो माफी मांगे। एक्चुअली में क्या है, जनता के बीच में जाने से ना कांग्रेस को डरना चाहिए ना बीजेपी को। आप मुझे ये बताइए, मैं मंत्री हूँ, मैं यहाँ आया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। ये दौर ऐसा चल रहा है कांग्रेस का, जो लोग दूर भाग रहे हैं, प्रेस अपने घर में बैठे हैं, दूर भाग रहे हैं ना। मुझे कुछ प्रेस के मेरे दोस्तों ने कहा कि जो प्रताप सिंह हमेशा प्रेस को डील करता है, फोन आया दूसरे दिन जब ये सारा वेणुगोपाल जी ने मना कर दिया, तो आप तो अपने हिसाब से जवाब दो। मैंने कहा ठीक है आओ, क्योंकि मैं सरकार का प्रवक्ता भी हूँ, मैं कैबिनेट मीटिंग के बाद नहीं बोलता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं बिल्कुल क्लियर माइंडेड हूँ, प्रेस जो समाज के दर्पण के रूप में काम करती है, उसमें अपनी बात कहने से सत्ता पक्ष को विपक्ष को नहीं डरना चाहिए। प्रेस के जरिए, प्रेस तो आईना है, प्रेस के जरिए तो सरकार का पूरा चित्रण होगा वहां पर, तो हमें प्रेस को तो राजी रखना ही पड़ेगा। ये सुन लेना आप, बेवजह माथाफोड़ी नहीं करनी चाहिए। प्रेस कई बार उल्टे सवाल भी करती है, तो मैं कहता हूँ अच्छा भाई दिन धन्यवाद दे, आगे चल ले, किसको ज्यादा खाई कर सका। बेइज्जती की हुई है। एक अंतिम सवाल है मेरा, उनका 2 दिन बाद बीकानेर में अभी और वहाँ पे बोल, बीकानेर में कार्यक्रम है बाबू साहब की जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर, पर राजस्थान में तो ये चर्चा है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी बाबू साहब का प्रताप सिंह खाचरियावास है। एक बात सुन लीजिए, आपने बहुत जोरदार बात छेड़ दी। भैरव सिंह जी शेखावत मेरे बड़े पिताजी, मेरे ताऊ जी थे बाबू साहब मेरे, बिल्कुल पूरे खानदान में सबसे छोटा हूँ। भैरव सिंह जी के छोटे भाई का लड़का हूँ मैं, लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी जब 6 महीने के थे, मेरे फादर ठाकुर साहब लक्ष्मण सिंह जी, तब मेरे दादू साहब की डेथ हो गई। मेरे दादी साहब मेरे यहाँ पे, मेरे घर पे छोटे बेटे के पास ही रहते, उनका बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर, नाम उनका बने कंवर था, उन्हीं के बेटे भैरव सिंह जी। अब आप मुझे ये बताइए, राजनीतिक उत्तराधिकारी योग्यता के आधार पर होते हैं, ये ध्यान रखना। अब मैं कांग्रेस में रहूं चाहे कहीं पे जहां मैं बैठा हूं, तो इसका ये तोड़ना है कि भैरव सिंह जी ने जो काम किया वो आते मेरी नहीं है, तो वो तो खून तो बोलेगा। भैरव सिंह शेखावत अपनी जगह पॉलिटिकल पार्टी में काम करते थे, बीजेपी में, मैं कांग्रेस में कर रहा हूँ। कांग्रेस ने मुझे गले लगाया, सम्मान दिया, प्यार दिया। सोनिया गांधी जी ने मुझे पार्लियामेंट का टिकट दिया बुलाकर, इससे क्या कर सकती, बुलाकर टिकट दिया पार्लियामेंट का दिल्ली में। तो मैं पंजे के लिए अपनी जान भी दूं, उनके आदेश पर तो बहुत कम है ये, तो मैं पंजे के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं ना। इसलिए आप ये मानकर चलिए, भैरव सिंह जी शेखावत का नाम लेकर राजनीति करना आसान है, लेकिन उनकी तरह मेहनत करना बहुत मुश्किल है। वो जो भैरव सिंह जी ने काम किया, उससे ज्यादा काम मैं करता हूँ। आप चिंता मत करो, मेरी आदत है, मैं लोगों से अपील करूंगा। बाबू साहब तो गए ऊपर, नीचे प्रताप सिंह खाचरियावास है, मेरे साथ जुड़ो। तो भैरव सिंह जी को मानते हो, मेरे साथ आओ, उनका सम्मान मैं करूंगा, वहां सम्मान नहीं होगा।
ऑल राइट।